हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें कि अपन ने सबसे पहले मीनिंग पढ़ी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा, उसके बाद मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है वो पढ़े, उसके पॉइंट्स पढ़े थे, उसके बाद मोड्स क्या होते हैं डिसोल्यूशन की, जिसमें अपन ने 5 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट और डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। तो ये अपन ने कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। तो गाइस इसमें सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है अपने पास, पहला लिखा हुआ है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। अब यानी बिजनेस का टर्मिनेशन कहां पे होगा, तो इसमें लिखा हुआ है द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, यानी जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उसमें बिजनेस को टर्मिनेट नहीं किया जाता, मतलब बिजनेस को बंद नहीं किया जाता है। और जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसमें तो जब फर्म क्लोज हो रही है तो उसका मतलब बिजनेस भी उसका क्लोज होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो दे रखा है वो है सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसमें लिखा हुआ है असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉ। मतलब जब कोई पार्टनर का एडमिट कराया जाता है या रिटायरमेंट डेथ होता है तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन तो नहीं होता है, तो वहां पे अपन असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करते हैं और न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, असेट्स को सोल्ड कर देते हैं और लायबिलिटीज को पेमेंट करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे फर्म का क्या हो रहा है, दी एंड हो रहा है, यानी डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड कोर्ट इंटरवेंशन, यानी कोर्ट का हस्तक्षेप, यानी इंटरवेंशन कहां पे होगा, कोर्ट का। कोर्ट डज नॉट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी यहाँ पे जब पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन होता है तो उसमें पार्टनर का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, इससे अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन कोर्ट का इंटरवेंशन कहां पे होगा, अ फर्म कैन डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट ऑर्डर। जब एक बार कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फर्म डिसॉल्व होगी, इसका मतलब फर्म का डिसोल्यूशन कराया जाएगा, फर्म को बंद कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है गाइस, लिखा हुआ है इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू थ्रू अ चेंज्ड फॉर्म, यानी कि पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। अगर पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस हो गए, पार्टनर्स के बीच में कोई भी चेंजेस हो गए, तो फिर भी वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो जो भी चेंजेस हो गए उसको चेंज करने के बाद। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम टू द एंड, यानी कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो रिलेशन होता है पार्टनर्स का वो एंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है किसका गाइस, फर्म का। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज होने के बाद भी फर्म को कंटिन्यू चलाया जाता है। क्लोजर ऑफ बुक्स, यानी कि अब सीधी बात है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो क्लोजर ऑफ बुक्स, यानी बुक्स को एंड नहीं करेंगे, बुक्स को बंद नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें लिख रहा है डज नॉट रिक्वायर्ड ही नहीं है, बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्म का दी एंड करना पड़ रहा है। अदर डिसोल्यूशन क्या है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहाँ पे इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन यहाँ पे डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का, जब फर्म का दी एंड हो गया इसका मतलब पार्टनरशिप का दी एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे फर्म का दी एंड होने से फर्म का डिसोल्यूशन होना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आए होंगे 6 के 6 पॉइंट, यानी कि सबसे पहले टर्मिनेशन का पढ़ा, सेटलमेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ा, कोर्ट इंटरवेंशन पढ़ा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पढ़ी है, क्लोजर ऑफ बुक्स पढ़ा है और अदर डिसोल्यूशन पढ़े हैं। तो ये था डिफरेंसेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस बात करेंगे अपन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि डिसोल्यूशन के टाइम पर अकाउंट्स का सेटलमेंट अपन को किस तरीके से करना है उसको अपन इसमें समझने वाले हैं। यानी इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 48, 49 एंड 55 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि 3 सेक्शन दी हुई है 48, 49 एंड 55 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ये मोड ऑफ सेटलमेंट है, यानी कि अकाउंट्स का सेटलमेंट कराते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो इस सेक्शन में जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग अपन को फॉलो करना पड़ता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये 3 सेक्शन दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है दीज आर एज फॉलो, में ए पॉइंट लिखा हुआ है अपने पास कि ऑल द अमाउंट ऑफ लॉसेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इफ एनी शैल बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट at capital and necessary will be realized from the partner in their profit sharing ratio। गाइस इसका मतलब है कि सबसे पहले जो लॉस होगा पहले उसको प्रॉफिट से कवर करेंगे, प्रॉफिट से कवर नहीं होगा तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल से कवर होगा, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल से भी कवर नहीं हो रहा है तो उसके बाद पार्टनर से फिर पैसे मंगवाए जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जो भी लॉसेज या डेफिशिएंसीज आने वाली है उसको सबसे पहले प्रॉफिट से कवर करते हैं, प्रॉफिट भी नहीं है तो फिर उसको कैपिटल से कवर करते हैं, और कैपिटल से भी वो कवर नहीं हो रहा है तो फिर पार्टनर से पैसे मंगवाए जाते हैं। आई होप गाइस ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसका सीक्वेंस इसी तरीके से रहेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बी पॉइंट के बारे में। अब गाइस बी पॉइंट में जो लिखा हुआ है यहाँ पे
कि बी पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट, यानी कि आप जब असेट्स को सेल करेंगे पार्टनरशिप फर्म की तो उससे पैसा आएगा, फिर उससे अपन लायबिलिटीज का पेमेंट कराने वाले हैं। एंड द अमाउंट बॉट इन बाय द पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर, इसके कुछ मैनर रहेंगे और इसी मैनर में पेमेंट होगा। सबसे पहले पेमेंट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर बोले तो रहेगा अपना बैंक लोन। सिक्योर्ड क्रेडिटर रहेगा, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। उसके बाद फिर पेमेंट टू आउटसाइड डेप्ट। आउटसाइड डेप्ट में बोले तो क्रेडिटर रहेगा, बीपी रहेगा, पार्टनर्स की वाइफ्स का लोन रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांस बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ रिलेटिवली, यानी कि अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था, एडवांसेस दे रखा था, तो फिर उसके बाद पार्टनर के लोन का पेमेंट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट है, देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी पेड ऑफ। उसके बाद जब ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे तो उसका जो भी अमाउंट बचेगा फिर उससे पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट जो वो पेड किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो इफ सम अमाउंट रिमेन इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे एक सीक्वेंस है, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कराएंगे, उसके बाद फिर आउटसाइड डेब्ट का पेमेंट कराएंगे, उसके बाद अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा तो उसका पेमेंट कराएंगे, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कराएंगे और लास्ट में अगर कोई भी अमाउंट बचती है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सेक्शन याद रखना है 48, 49 और 55, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंट्स का सेटलमेंट जो होती है वो सेक्शन है 48, 49 एंड 55। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अपन बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन के टाइम पर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसको अपन समझते हैं। तो गाइस जैसे कि लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यूजुअल बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि इसमें लिखा हुआ है बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है आर क्लोज्ड एंड द वर्किंग ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है उसे क्लोज कर दिया जाता है और असेट्स को डिस्पोज कर दिया जाता है, मतलब असेट्स को सोल्ड करते हैं और लायबिलिटीज का पेमेंट करवाते हैं। ये कब करवाते हैं? डिसोल्यूशन के टाइम पर, ठीक है गाइस। उसके लिखा हुआ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपनड इन ऑर्डर टू मीट द अबव प्रोसीजर, यानी कि जब हम ये काम कर रहे होते हैं, डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं फर्म का, तो उस समय कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, यानी कि पहला लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा लिखा हुआ है बैंक एंड कैश अकाउंट, थर्ड लिख रहा है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फोर्थ लिख रहा है अदर नेसेसरी अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद बैंक एंड कैश अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और अदर्स नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे जो भी जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद अपन आता है रियलाइजेशन अकाउंट। होता क्या पहले अपन उसको समझते हैं। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है कि असेट्स को रियलाइज करना और लायबिलिटीज का पेमेंट करवाना। सबसे पहले गाइस अपन क्या करेंगे, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले ये काम करना है, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके बाद फिर असेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा और उसके बाद फिर हम लायबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड फ्रॉम द अमाउंट रियलाइज, यानी जो भी अमाउंट रियलाइज हो गया असेट सोल्ड करने से ऑफ दिस द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर पेड, और उसके बाद फर्म की जो लायबिलिटी है उसको पेड करेंगे। तो फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ओपन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। यानी कि असेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा, यानी कि सोल्ड करने पे जो पैसा आएगा उससे अपन लायबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे। इसमें लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज ऑफ अ नॉमिनल नेचर। एक बात याद रखनी है, एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका नेचर क्या है, तो नॉमिनल नेचर का वो होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है the purpose of opening this account is to find out the amount of profit or loss on the realization of sale proceed of assets and payment of liability। इस अकाउंट को ओपन क्यों किया जाता है, जो असेट्स अपन सेल कर रहे हैं और उसके बाद जो अपन लायबिलिटीज पेमेंट कराएंगे उसके बाद कोई प्रॉफिट लॉस अगर होता है तो उसको निकाला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू और उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियलाइजेशन अकाउंट में अपन ने बोला था कि असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, तो क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं उसको अपन समझ लेते हैं कि, और उसके अलावा सारी की सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी एक्सेप्ट, यानी किस किस चीज को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ कैश, कैश नहीं जाएगा, बैंक अकाउंट नहीं जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं जाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल नहीं जाएगी और करंट अकाउंट नहीं जाएगा। इन सबको छोड़कर जो भी असेट्स होंगी, जो भी लायबिलिटीज होंगी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और वहीं से अपन रियलाइजेशन अकाउंट से ही असेट्स का सोल्ड और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये है
है रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंटिंग प्रोसीजर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी फर्म का जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसीजर को कैसे कैसे फॉलो किया जाए। जैसे हम अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैश बैंक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, अदर नेसेसरीज अकाउंट बनेंगे। लेकिन इसमें गाइस जो 4 अकाउंट दे रखे हैं ये कंटिन्यूअसली नहीं, ये सीक्वेंस से नहीं है। सबसे पहले अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के बाद अगर कोई अकाउंट होगा तो फिर अपन उसको बनाएंगे अदर अकाउंट, और उसके बाद बनेगा लास्ट एंड फाइनल बैंक एंड कैश अकाउंट। ये सीक्वेंस रहेगा इसका। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद फिर अदर अकाउंट अगर कोई होगा तो जैसे कि पार्टनर्स का लोन का अकाउंट है तो वो बनेगा, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बैंक एंड कैश अकाउंट बनाएंगे और क्लोज कर देंगे। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में गाइस इसकी अपन अकाउंट के बारे में और जनरल एंट्रीज के बारे में समझेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही है इस लेक्चर के अंदर। एक बार आप इसका रिवीजन करें और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।